पश्चिमी राजस्थान, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ घी सस्ता है और पानी महंगा है और यहाँ के लोग अभावों में जीने के अभ्यस्त हैं, संसाधनों की कमी है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति सफलता की लाइन को खींचता है तो उस व्यक्ति के जीवन को, उस व्यक्ति को नोटिस किया जाना चाहिए। और खास बात तब जब वो सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति कई लोगों के जीवन की सफलता की लाइन को आगे बढ़ा सकता है। इस वक्त मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स बैठे हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया। लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले उन्होंने कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को क्रैक किया और एक दिल में कह सकते हैं कि एक लगन थी, जिसके चलते आज वो सफलता के उस मुकाम पर है और युवाओं के रोल मॉडल है, आदर्श हैं। तो स्वागत है प्रेम सुख डेलू, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, गुजरात कैडर के। नमस्कार आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करते हैं, एक्चुअली जनरली चर्चा होती है, ग्लैमर का जीवन होता है आईपीएस का। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बचपन से और अब तक की यात्रा जो है उसको संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि हम जो पश्चिमी राजस्थान के हम जो लोग हैं या हम जो निवासी हैं सभी, आपने पहले ही बताया कि हम सबका जो जीवन है वो बड़ी कठोर संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे एक का जीवन ही ऐसा रहा हो, हम सभी लोगों की सेम ही वो परिस्थिति होती है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि जब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं और उसके बाद में जीवन में हमें कुछ मिलता है तो उसका कुछ मजा ही अलग होता है। और मेहनत करके कोई चीज पाते हैं तो उसके बाद में उसका जीवन के अंदर आनंद अलग ही होता है। जहां तक मेरे जीवन के संघर्ष की जो बात है, उसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीजें कुछ बताना चाहूंगा कि जहां आज हम लोग बैठे हैं इसी गांव के अंदर मैं पढ़ा हूँ। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारों के पास राशीसर, वहां तक पहली से 5वीं की पढ़ाई की। उसके बाद में जो माध्यमिक स्कूल की जो पढ़ाई है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय राशीसर से पढ़ाई की। और उसके बाद में जो है 11th और 12th गंगासर चोपड़ा गवर्नमेंट चोपड़ा स्कूल से पास की। और फिर ग्रेजुएशन है वो डूंगर कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मैं एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और साथ में मैंने नेट और जेआरएफ भी है वो किया था। जीवन में ऐसा कोई मन में या ऐसा कभी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई अपन आईपीएस ही बनेंगे या ये सब बनेंगे। पहले तो जीवन की जद्दोजहद थी कि भाई जीवन में अच्छे से पढ़ेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे तो जीवन के अंदर है वो मतलब सुचारू रूप से चल पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें बीच में एक बात कहूँ, क्योंकि मुझे जहां तक बात है कि 10-12 नौकरियां जो है आपने कर ली, आमतौर पर अपना जो जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं ग्रामीण परिवेश में, उसमें अगर पटवारी जैसा कि आपकी पहली नौकरी, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, ये कोई भी नौकरी मिल जाती है, आदमी संतोष कर लेता है कि यार अब सरकारी नौकरी आ गई, सरकार के दामाद बन गए, अब ठीक है। पर लगातार आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर यूपीएससी, तो ये मेरे इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे बड़ा हमारे परिवार के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो, या सबसे अच्छी चीज थी कि पढ़ाई को लेकर हमेशा से बहुत अच्छा माहौल रहा था। बड़े भाई साहब है जो शिषपाल है, और हमारे बुआ जी का लड़का था पतराम, जो अभी है वो प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर। ये घर के अंदर साथ में ही है वो आगे एज ए सीनियर के रूप में पढ़ते थे। और इससे पहले हमारे परिवार के अंदर मेरे जो ताऊ जी है BR डेलू साहब, जो मेरे पिताजी के चाचा के लड़के हैं, वो है वो RS ऑफिसर थे। तो एक ऐसा था माहौल था कि भाई अपने को पढ़ाई करनी है। और दूसरा, परिवार की जो हमारे खुद के जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी थी नहीं, तो मन में ये था कि भाई अपने को नौकरी तो लगना ही है, कुछ अच्छा तो अपने को करना ही है जीवन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने, ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलता मिली, पहले तो मैंने मेडिकल की तैयारी की, PMT का एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो बड़ा एकदम यूं मायूस सा था 2 साल तक कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। उसके बाद में ये था कि नौकरी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे। तो फिर मैं 2 बार मेडिकल का एग्जाम देने के बाद में 2 बार मैं कांस्टेबल की भर्ती के अंदर दौड़ा, एग्जाम दिया राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के लिए।
तो कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर भी मैं असफल रहा। उसके अंदर लिखित एग्जाम पास कर लिया, एक बार रनिंग में बाहर हो गया, और एक पहले राजस्थान पुलिस में बॉल फेंकवाते थे, तो बॉल फेंकने के अंदर क्योंकि फिजिकली जब मेडिकल की तैयारी करते थे तो इतने मजबूत या नहीं थे, तो और इतनी कोई कभी प्रैक्टिस या नहीं थी, बट मन में ये था कि ये सब करेंगे। तो एक निराशा सी एक मन में थी। फिर उस निराशा के दौरान ही ग्रेजुएशन की, लेकिन मन के अंदर हमेशा ये था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई को दी, और पढ़ाई के साथ साथ फिर ये था कि भाई नौकरी तो लगना ही है। तो फिर जीवन की सफलता की जो शुरुआत हुई वो पटवारी के एग्जाम के साथ हुई। सबसे फिर पहला जो एग्जाम दिया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के साथ में पटवारी का, और फिर वो एग्जाम लेट होता गया, फिर उसका लेट रिजल्ट आया, ये सब कुछ जीवन के अंदर हुआ। फिर साथ में कहा कि भाई नौकरी लगनी है, इसलिए बीएड शुरू कर दी। फिर बीएड कंप्लीट हुई, उसी दौरान है वो फिर पटवारी का वो रिजल्ट आया, तो पटवारी के अंदर पास हो गया। तो जीवन के अंदर एक ये हो गया कि भाई अपने को सरकारी नौकरी मिल गई, संतुष्ट। संतोष है। फिर जीवन के अंदर ऐसा सबको देखते थे और एक ऐसा जोश चढ़ा कि भाई जीवन में अपने को कुछ करना है, भगवान अपने को जीवन एक बार देता है और कुछ अपने को स्पेशल या कुछ अच्छा जीवन के अंदर करना है। तो ये सोच के आगे से आगे बढ़ते रहे। पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया, कभी मेहनत के अंदर दिन रात पढ़ना, खुद खाना बनाना, ये सब करना। फिर मैंने ग्राम सेवक का एग्जाम दिया, तो ग्राम सेवक में मैं बीकानेर का सेकंड टॉपर था। फिर ग्राम सेवक के बाद में प्राइमरी स्कूल के अंदर जो टीचर का एग्जाम दिया वो पास हो गया। फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम मैंने 2 बार पास किया, पहली बार लग गया, फिर उसी दौरान आगे फिर भर्ती आई तो उसके अंदर फॉर्म भरा तो उसका एग्जाम दिया, उसमें फिर पास हो गया। फिर असिस्टेंट जेलर का एग्जाम जो था उसमें मैं राजस्थान आरपीएससी है वो टॉपर रहा था। उसके बाद मैं अपने यहाँ पे, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या गांव के अंदर पुलिस को लेके बड़ा वो रहता है, मैंने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उसमें मेरी ऑल राजस्थान 70वीं मेरी, उसमें मैं चयनित हुआ। फिर उसके बाद में कि भाई सब इंस्पेक्टर के मेरे मित्र थे श्याम सुंदर जी, अभी वो एडीएम है, हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि यार सब इंस्पेक्टर की भर्ती एग्जाम है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन कर लिया तो आगे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ने का शौक चढ़ गया था, एकदम मन में आ गई थी। तो हमने सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन नहीं किया। रिस्क था ये? हाँ रिस्क था, बट ज्वाइन नहीं किया। फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया स्कूल लेक्चरर के लिए, वो भी मैंने 2 बार क्लियर किया। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम उसको भी दिया और 2 बार क्लियर किया। फिर उसमें एक बड़ी रोचक मजेदार बात हुई कि उसी दौरान आरएस का एग्जाम जो था उसमें इंटरव्यू कॉल हो गया था, और उधर सेकंड फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग आई। तो और श्याम जी भी है फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लिए थे तो ज्वाइनिंग आई, तो उनकी ज्वाइनिंग ठावरिया थी और मेरी काकड़ा थी। हम दोनों ने बैठ के दिन भर डिसाइड किया कि यार हमें ज्वाइन करके पद खराब करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें आरएस के ऊपर पूरा भरोसा था, एग्जाम अच्छा हो रखा था, इंटरव्यू था। तो हम दोनों ज्वाइन करने के लिए गए, तो उन्होंने थावरिया, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं था तो वो थावरिया इन्होंने ज्वाइन की, मैं काकड़ा गया। सुबह हम डिसाइड करके गए थे कि चलो ज्वाइन करते हैं, काकड़ा गया, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल साहब को कागज दे दिए ज्वाइन करने। जैसे साइन करने की बारी आई तो उस समय मन में आया कि नहीं यार अपने को सीट खराब नहीं करनी चाहिए, तो कागज उनको हाथ में देखे और वापस निकल गए कि ज्वाइन है वो नहीं करेंगे। मतलब ये अंडरलाइन मैसेज है उन लोगों के लिए कम से कम कि भाई कोई सीट खराब नहीं हो, मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल, मैंने ज्वाइन नहीं किया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उसी दौरान आरएस का जो एग्जाम दिया उसके साथ में है वो मेरा 107 ही मेरिट आई, और 99 मेरिट से लेके और 108 मेरिट तक हम सब लोगों के सेम नंबर थे, लेकिन एज के अनुसार वहाँ मेरिट डिसाइड होती है, तो मेरी 107 मेरिट थी। मैं फर्स्ट कैंडिडेट था जिसको मैंने थर्ड चॉइस आरटीएस भरी थी, आरपीएस। तो मेरे से आगे जितने भी लोग थे उनको आरएस और आरपीएस मिला, और तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे नंबर तो सेम ही थे लेकिन एज की वजह से, कम एज थी तो उसकी वजह से मेरे को वो नहीं मिला। तो मन में एक बड़ी एक से पीड़ा सी थी कि यार अपन आरपीएस नहीं बने। उसी के महीने 1.5 महीने के बाद में यूपीएससी का एग्जाम था। प्रारब्ध में जो लिखा हुआ था मतलब आपने कहा मैं सीट खराब नहीं करूंगा, तो परमात्मा ने भी किसी और की सीट खराब नहीं की, क्योंकि परमात्मा ने लेख कुछ और लिख रखा था। यस, तो बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद में इंटरव्यू कॉल हो गया। इंटरव्यू कॉल होने के बाद में मैं आरटीएस में वहाँ पे ज्वाइन मैंने कर रखा था, और फिर वहाँ पे है वो इंटरव्यू देखा है, और यूपीएससी के अंदर मेरी है वो 170 मेरिट आई। यूपीएससी की जर्नी की बात करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है हिंदी मीडियम से आप, तो इसको लेके एक्चुअली बहुत थोड़ा लोगों को रहता है हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, ये इसको लेके क्या? देखो मैं सच बात ये बताता हूँ, मैंने जीवन के अंदर हमेशा एक सिद्धांत रखा है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़ा था और मैं हिंदी मीडियम में ही कंफर्टेबल था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे लिए वो सोचने का विषय ही नहीं था। मेरे को ये था कि मेरा मजबूत पक्ष क्या है, मेरे को हिंदी में अच्छे से है वो लिखना है। तो मैंने ये सोच के तैयारी की। फिर फर्स्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया तो उसके बाद में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ,
और फिर मैं मेंस दिया। तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में एक डीएफ फॉर्म भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन, एक जो फॉर्म होता है मेंस के, तो मैं यूपीएससी में जमा कराने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। देखा सभी इंग्लिश में ही बात कर रही थी, तो मैं देख के ये सोचा कि भाई अपन ना कहीं नंबर है नहीं, कुछ होना है नहीं। लेकिन ड्यूरिंग जब मैंने, और इतना कोई इस मामले में यूपीएससी को लेकर कोई ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, कभी किसी इतना सीनियर ऑफिसर से भी जीवन के अंदर मिले नहीं कैसे, तो जो था जैसे थे पढ़ते थे, पढ़े, एग्जाम दिया। एग्जाम में जो काफी क्वेश्चंस वहाँ छूट भी गए थे, इतने अटेंड भी नहीं हुए थे, और इतना कोई बुक्स कार भी इतना ध्यान नहीं था। फिर भी जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैं इंटरव्यू कॉल से जस्ट 15-20 नंबर कम था। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे भले ही कोई इंग्लिश बोले, कुछ भी बोले, अपनी ये कंडीशन थी तो भी हम यहाँ पहुंच गए, इसका मतलब थोड़ा सा भी और कर लिया, धक्का मार दिया तो मामला हो जाएगा। तो यही सोच के मैंने फिर अगले साल वापस एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद में प्रीलिम्स देने के बाद में कंफर्म था कि प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। मेंस के लिए मैंने बहुत रिटन, जो लिखित अभ्यास किया कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और अपने को करना है। और अब हिंदी के अंदर थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, इंग्लिश की तुलना में टाइम भी ज्यादा लगता है ये सब, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। कॉपी पे कॉपी भरते थे, दिन में एक पेन खाली कर देते थे, एक कॉपी भर डालते थे, इतना लिखते थे। किसी के ऊपर कोई कभी जीवन के अंदर ये नहीं कि कभी रोना नहीं रोया कि यार हाथ दर्द कर रहा है, ये सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, बुखार आ गया, जुकाम आ गया। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो जीवन में ये सब चीजें तो होगी, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पाने के लिए खाना। तो ये सब चीज सोच के और खूब है वो लिखित प्रैक्टिस की, एग्जाम पूरा अच्छे से अटेंड किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड किया। मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कॉल हो गया। फिर इंटरव्यू भी, मेरा तो हिंदी मीडियम ही था, गया इंटरव्यू देने के लिए, तो भी मैं तो एकदम सिंपल, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे थे, शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में, तो मेरे को कोई ज्यादा इतना पता नहीं चला। तो इंटरव्यू बोर्ड को भी पता था कि हिंदी मीडियम, तो उन्होंने सामने से पूछा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो मैंने कहा सर मेरे को नहीं समझा। फिर इंटरव्यू बोर्ड ने हर क्वेश्चन को है, मान लो इंग्लिश में पूछते थे तो 2-3 मेंबर्स उसको हिंदी में पूछते थे, ये सब। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही बढ़िया, जो देसी चीजों के, जैसे मैं टीचर था, फिर उसके बाद मेरी हॉबी कैमल राइडिंग थी, फिर अपने राजस्थान की केर, सांगरी, राबड़ी, ये जो सब चीजें थी, इनके ऊपर जो इंटरव्यू था। तो ये सब चीजों को, फिर अपने जो रेगिस्तान के अंदर जो ये कैमल की मेरी हॉबी थी, इसके ऊपर कि भाई और फिर पहले जो मैं जीवन में बताता हूँ कि कौन सी चीज देखो, कहाँ पढ़ी हुई चीज कहाँ कहाँ। मैंने मेडिकल की तैयारी की, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वही जो साइंस की जो मेरी प्रिपरेशन थी, वही मैक्सिमम चीजें मेरी हॉबी से जोड़ के इंटरव्यू में पूछी। मतलब ये मैसेज है कि जिंदगी में कुछ भी पढ़ा है वो कभी ना कभी काम जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म जो आपने किया ना, उसका फल 100% मिलेगा, भगवान चाहे तो भी नहीं रोक सकता। तो जो आपने काम किया है उसका फल 100% आपको मिलेगा मिलेगा। उस समय आपने पढ़ाई की तो वो आपको रिजल्ट देगा कहीं ना कहीं। तो मुझे आज लगता है कि उस समय यदि मैं साइंस ढंग से नहीं पढ़ता या वो तैयारी में नहीं करता, तो आज मैं यहाँ भी नहीं। भले ही वहां जीवन में उस समय असफल हुआ, लेकिन वो ईश्वर का विचार ऐसा था कि इसकी ये चीज है, वो जीवन में और कुछ दूसरा। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका आईपीएस जो है वो यूपीएससी क्लियर हो गया। तो मानस बहुत સરસ છે સાહેબ, તમે ગુજરાતી પણ સરસ આવે છે। ગુજરાત કેન્દ્રના થઈ ગયા તો ગુજરાતમાં બધું કામ જે છે वो ગુજરાતીમાં થાય છે, તો એટલા માટે આપણે ગુજરાતી અને લોકલ લોકોની જે ભાષા હોય, આ ભાષામાં આપણે વાત કરવાથી આ લોકો કેવી ઇન્ટેન્સિટીથી આપણે પાસે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે, આ લોકોની શું અંદરથી ભાવના છે આપણે સમજી શકીએ। એક મજેદાર સરસ વાત હું તમને ઓર કહી દઉં કે ત્યાં લોકો આવે અને ખબર પડે કે અમે હિન્દી ભાષી છીએ, તો બિચારા જે ગામડાથી પણ જે લોકો આવે એ પણ હિન્દી બોલવાની ટ્રાય કરીએ, પણ અમે સામેથી કહીએ કે બેન પ્રોબ્લેમ નથી, વાંધો નથી, તમે ગુજરાતી બોલો, તો એકદમ ખુશ થઈ જાય। મારે જે માણસને પણ આશ્ચર્ય હોય કે આ માણસ છે રાશિ સરનો અને ગુજરાતી એટલી સરસ બોલે છે એમ। મને પણ આનંદ આવે, બહુ સારી લેંગ્વેજ છે અને સાહિત્ય પણ બહુ સારો છે। આપણે લોકો રાજસ્થાનના છીએ તો આપણા પણ ઘણા બધા જે વર્ડ્સ હોય એ ગુજરાતીના સિમિલર હોય છે, આપણે પણ બહુ અંદર કલ્ચર પણ બહુ સેમ છે ને, બહુ એકદમ બહુ સારો અને બહુ સેમ કલ્ચર છે। તો 10 વર્ષ સુધી તમે ગુજરાતમાં હતો, કઈ પણ એક્સપિરિયન્સ છે આઈપીએસ ને? હું એટલું કહી શકું છું કે બહુ સારી જગ્યા છે અને બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ પણ છે અને લોકો પણ બહુ સારા છે અને કામ કરવાના બહુ મજા આવે અને એટલી ફ્રીડમ સાથે અમે લોકોને કામ કરવાનો મોકો છે ને ત્યાં। હું 1.5 વર્ષ અમદાવાદમાં રહ્યો, 3.5 વર્ષ જામનગર અને અત્યારે હું સુરેન્દ્રનગર। મને ક્યારેક એવું નથી લાગ્યું કે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, બીજી બધી વસ્તુ છે। બહુ ફ્રીડમ સાથે કામ કરવાનો મોકો, બહુ સારી રીતે કામ કરવાનો મોકો અને એટલાય સરસ લોકો, બિઝનેસ માઇન્ડ અને
बहु मतलब आपने वेलकमिंग लोग को જેને કહીએ ને એવી રીતે ये इंटरव्यू चल रहा है, ये जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरे साथ में जो शख्स बैठा है वो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का एसपी है, यानी पुलिस का कप्तान। और आप देख सकते हैं जिस तरह से इंटरव्यू चल रहा है, कितनी बात उन्होंने कही है, सीख लेने की बात है कि कितना सरल स्वभाव है, डाउन टू अर्थ है। अब आते हैं आपके विषय पर, यानी कि युवाओं के विषय पर। युवाओं में जो है प्रेम सुख जी, आजकल रील का कल्चर बहुत ज्यादा है। रील के इस कल्चर में शोशेबाजी जिसको मैं कह सकता हूँ, और इससे न तो गुजरात अछूता है, न राजस्थान अछूता है, न बीकानेर अछूता है, न सुरेंद्रनगर अछूता है। पूरे देश में जिस तरह कल्चर चल रहा है, तो युवा जो है बहुत साफ अगर शब्दों में कहूँ, थोड़ा कड़े शब्दों में कहूँ, तो पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, नशे में, जुए में, संगत में। तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे युवाओं की जिम्मेदारी भी है वो बढ़ती जा रही है, और आगे का समय हम ये नहीं कह सकते कि हम सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी से हम दूर रह सकते हैं। इसके लिए हमें जीवन के अंदर जो गीता की एक बहुत ही अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम सभी इंद्रियों को दबा नहीं सकते, दबाएंगे तो हम दूसरी तरह से परेशान हो जाएंगे, जीवन के अंदर डिप्रेशन में ये सब चीज, बट हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को या किसी भी चीज को हम गीता की इस लाइन को याद रख के हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक रील की या जो ये दूसरी सब जो युवाओं को, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है, मेरा ये मानना है कि जीवन सिर्फ दिखावा या शोबाजी ही जीवन नहीं है। बाहर से हम बहुत दिखावे में ऐसे खुश दिख सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितने परेशान हैं, वो सब चीजें सोशल मीडिया के आधार पे हम निर्धारित नहीं कर सकते। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या दूसरे जो लोग हैं उनको हम देखते हैं कि उनका जीवन कितना खालीपन या ये सब चीजें हैं। जहां तक युवाओं की बात आपने की कि युवा जो वर्ग है आजकल नशे को लेके या दूसरी चीज को लेके बहुत ही ये सब चीजों को, मेरा ये मानना है कि भले ही आदमी सरकारी नौकरी नहीं लगे या कोई बड़ा बिजनेस नहीं करे, काम नहीं करे, लेकिन उसमें जीवन में यदि किसी प्रकार का नशा वो नहीं करता है तो वो सफल है और उसका परिवार पूरा खुश है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ, बट यदि कोई आदमी नशा करता है तो भले ही वो कितने पैसे वाला हो, भले ही कितना ही बड़ा आदमी हो, उसका पूरा परिवार दुखी है और वो जीवन के अंदर सुखी नहीं है, और वो जीवन उसका ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब बहुत दिखावा करते हैं, स्टेटस सिंबल मानते हैं। जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो उसको ऐसा हम सोचते हैं कि बाहर का कोई आदमी पीता है, या बड़ा सिगरेट पीने वाला आदमी बहुत बड़ा हो गया, या दारू पीने वाला आदमी बहुत बड़ा हो गया, या हम सब कहते हैं कि अरे यार तुमने जीवन के अंदर आए हो तो ये सब तो हाँ, तुम एक बार करके तो देखो। मैं आपको कहता हूँ कि नशा एक ऐसी चीज है कि यदि आपने जीवन में एक बार कर लिया, आपका वो जो बैरियर है वो टूटने की बात है। यदि आपने टेस्ट करने के बहाने से या किसी भी बहाने से आपने शुरू कर दिया तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपका जो बैरियर था, वो आपकी जो मर्यादा थी, वो एक बार आपने लांघ दी। अब एक बार आपने टेस्ट किया, अब अगली बार कभी आप कोई दूसरे के किसी में कि अरे यार आप करते हैं क्या है, एक बार ऐसे कर करके वो चीज बढ़ी। मतलब एक बार नशे को हमने किया, बाद में नशा हमें करेगा, नशा नाश का द्वार है। नाश का द्वार है। तो ये बड़ी चीज है। और जहां तक इन सब चीजों के अंदर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, रात को जब पढ़ने वाला बच्चा है और रात को 12 बजे उसका घर से बाहर क्या, घर से बाहर क्या काम? अब कम से कम उसको पूछ तो सकते हैं कि बाहर तो क्या करता है। कोई आदमी यदि रात को 12 बजे फालतू के अंदर, बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला, 11वीं में पढ़ने वाला, रात को 12 बजे 1 बजे तक बाहर घूम रहा है, तो मान के चलो कि वो बच्चा आपको घर कहेगा मैं कुछ नहीं करता। हो सकता है वो कुछ भी नहीं करता होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि अब कुछ नहीं करता, लेकिन फ्यूचर में वो पक्का कुछ नहीं कुछ करेगा। 10वीं 11वीं की आपने बात कही, इन दिनों आपको पता है सेशन शुरू हो गए हैं, कई बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे दूसरी तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं सारे सक्सेस होंगे, सारे सफल होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आप अपने आप में एक रोल मॉडल है, आपने अपनी पूरी जिंदगी में अनुभव के तौर पर खुद ने करके वो दिखाया है। मैं आपको बताऊं कि देखो, जीवन में सफलता असफलता कुछ नहीं होती। मैं आपके सामने, मेरे मन में बहुत थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने मेडिकल की तैयारी की, असफल हुआ, नहीं बन पाया। तो बच्चे भी अब जो 10वीं पास करके आ रहे हैं, कोई साइंस लेगा, कोई मेडिकल की तैयारी करेगा, कोई जेई की तैयारी करेगा, नहीं होगा। नहीं हुआ तो मेरा जीवन तो खत्म नहीं हुआ। आज आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऊपर वाला बहुत सोच समझ के रखता है। अपना काम है सिर्फ मेहनत करना, मेहनत करते रहना, करते रहना। जो होगा वो अच्छे, बुरे से बुरे परिणाम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए
और ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता। यदि हमने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। और जो हो सकता है कि उस समय आपका मेडिकल में या कहीं नहीं हुआ हो, और बाद में जीवन के अंदर बाद में आपको जीवन में कभी ऐसा फील हो सकता है कि यार वो अच्छा था कि उस दिन मेरा नहीं हुआ, आज यहाँ हो ये जैसा कि आपको महसूस हो रहा है। मेरे को महसूस हो रहा है बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने, मेरी सोच थी वो बहुत छोटी थी और ऊपर वाले ने बहुत बड़ा मतलब एक असफलता ने आपकी सफलता के द्वार को खोल दिया। द्वार को खोल दिया। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत महत्वपूर्ण, एक्चुअली जिंदगी में हम कहते हैं कि माइलस्टोन होना चाहिए, जिंदगी में एक ब्रैकेट जो है उसको क्रॉस करना चाहिए, और जिंदगी में उसूल जरूरी है। अगर आपको सफल होना है तो आपके लिए एथिक्स जरूरी है। जिस शख्स के साथ हमने बातचीत की वो अपने आप में रोल मॉडल है, सफलता की एक इबारत जिन्होंने अपने जीवन में लिखी है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि एक असफलता आपकी सफलता, यानी कि दूसरी कोई चीज जो प्रारंभ में आपकी लिखी हुई है, जिसका कि आपको मेहनत करके पानी है, मेहनत आपको करनी होगी। लिखा हुआ है, अगर कोई चीज हमसे 2 किलोमीटर दूर है वो हमें मिलनी तय है, लेकिन उसके लिए हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इन्होंने ये कहा कि शायद परमात्मा ने कुछ और लिखा था, लेकिन अगर मैं उस असफलता से निराश होता तो आज मेरा इंटरव्यू आप नहीं ले रहे होते। बहुत बड़ी बात कही। साथ ही नशे को लेकर जो स्टेटस सिंबल जिस तरह से युवा पीढ़ी आजकल चल रही है, उसको लेकर जिस तरह से मैसेज इन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में अगर एक व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कुछ बदला तो ये आज का इंटरव्यू हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा करेगा। देखते रहिए इसी तरह के और सफल लोगों के साथ हमारी बातचीत। तब तक के लिए अलविदा।